तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जो इनको दर्द हो रहा है, ये दर्द उस समय कहाँ गया था कि जब कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो रो रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो निकल कर बाहर जा रहे थे। वो दर्द उस समय कहाँ गया था? हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। सभापति महोदय, तो मैंने खुद अपनी लोकसभा में देखा है कि वहां पर अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है वो बनाई गई है, जिसमें कि 10 रुपया में एक थाली मिलती है, और उसमें कैंटीन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं वही उसके अंदर सभी कार्य करती हैं, खाना पकाती हैं और उसके बाद खाना परोसती हैं। और एक नारी का, एक माँ का जो भाव उस खाने के अंदर होता है वो आप समझ सकते हैं कि एक खाना जो है वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा वही है, सब कुछ वही है, वही एक नौकर परोसता है और वही अगर एक माँ परोसती है तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने नारी के बारे में सोचा, और एक और भी बड़ा उदाहरण हमारी बेटी भावना कांत 26 जनवरी को जब बहुत से तो नहीं, मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे असामाजिक नवयुवक जो है वो किस जुनून के साथ हमारे तिरंगे का अपमान करने पे लगे हुए थे, तो हमारी एक बेटी भावना कांत जो है वो एयरफोर्स पायलट जो है हमारी 26 जनवरी पर हमारी गरिमा को बढ़ा रही थी। क्योंकि हमारी सरकार ने जो आर्म्ड फोर्सेस में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उससे हमारी बेटियां जो हैं वो फोर्स में भी हम काम कर सकती हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है सभापति महोदय। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेड़ियां हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को गांव में लगी थी, अब मुझे लगता है कि हरिवंश राय जी की वो पंक्तियां हैं वो बिल्कुल सार्थक महसूस होती हैं कि जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये आज के तारीख में मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अपने आप को बहुत सुरक्षित और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा सेक्शन है, कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ के हमारी बेटियां या हमारी बहनें काम ना कर रही हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अपने अभिभाषण में आदरणीय महामहिम जी ने हेल्थ के बारे में जिक्र किया कि हमारी सरकार ने किस तरह से हेल्थ में काम किया, तो बहुत कुछ जो है इसके बारे में कहा जा चुका है कि कैसे कोविड-19 पर हम लोगों ने विजय पाई, और किस तरह से पीपी किट के बारे में किसी को मालूम नहीं था, सैनिटाइजर के बारे में किसी को मालूम नहीं था, मास्क के बारे में किसी को मालूम नहीं था। अभी भी मुझे ध्यान आता है सभापति महोदय कि जब पिछली बार एयर पोल्यूशन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारी बहन नवनीत जो है वो मास्क लगाकर आई थी, और हम सब लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि ये क्या लगा कर आई हैं। हमें क्या मालूम था कि इन्होंने शुरुआत कर दी और इसके बाद हम सब के सब जो है इस तरह से मास्क लगाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह से हम जो है आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी के तहत आप ये देखिए कि कोविड-19 की वैक्सीन हमारे देश में सबसे पहले हम लोगों ने बनाकर, ना हम सिर्फ अपने देश के सभी नागरिकों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, बल्कि 100 के करीब देशों को आज हम निर्यात करने के लायक बन चुके हैं। और हमारे मनीष तिवारी जी कह रहे थे अपने भाषण में कि हमें मालूम नहीं कि ये हमारे भारतीयों का इम्यून सिस्टम है कि सरकार ने कुछ किया है। तो देखिए, आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और ये वैक्सीन आने से पहले अगर देश को किसी ने संभाला तो वो आयुष डिपार्टमेंट ने संभाला। और ये आयुष डिपार्टमेंट, आयुष जो है वो हमारे देश की एक पुरानी परंपरा है कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों से, किस तरह से तुलसी से,
किस तरह से हल्दी से हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी श्रीपद नायक जी, मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी जो है आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और आयुष डिपार्टमेंट को संभालते हुए आयुर्वेदिक दवाइयों में हम सबके घर में किट पहुंची, सबको इस बात से अवगत कराया गया कि आयुर्वेदा जो है इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और वो बात करते हैं कि ये सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि चीन ने हमें वायरस दिया और हमने सबको वैक्सीन दी, और आयुष्मान भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। मेरी अपनी लोकसभा में मैं बताने चाहती हूँ सभापति महोदय कि शायद, मैं कंफर्म नहीं करती इस बात को, लेकिन शायद हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे सांसद जो हैं उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये जो हमारे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट की है, तो शायद मैं सबसे ज़्यादा उनमें मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको पूरा भी किया है। बहुत सी संख्या में हमारे भाइयों को इसका लाभ मिला है। मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी तरह से 7,000 जन औषधि योजना के तहत जो केंद्र बनाए गए हैं ताकि हमारे गरीब भाइयों को सस्ती दवाइयाँ मिल सकें। मेडिकल शिक्षा के अंदर जो विस्तार किया गया है, 2014 से 387 से लेकर अब 562 जो है वो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 50,000 के करीब स्टूडेंट्स अब अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है वो अब एडमिशन ले चुके हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय की आत्मनिर्भर भारत, जिस तरह से 2018 की मैंने आपको बात की कि नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, उसी तरह से 2020 के अंदर आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। और ये आत्मनिर्भरता शब्द कहाँ से आया? ये आत्मनिर्भरता शब्द जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक के बाद एक ये कहा कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, वोकल फॉर लोकल। आप डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, 83 स्वदेशी जो लड़ाकू विमान हैं, आज HAL को हम उसका कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। 48,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा आने वाला है। रक्षा से जुड़े हुए 100 से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है। देश में सुपरसोनिक टॉर्पीडो, क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक, राइफल्स, अनेक अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो हम अपने देश के अंदर अब बना रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम तेजी से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों 15 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कच्छ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्लांट जो है वहां पर लगाया, जिसके अंदर 30,000 मेगावाट जो है कैपेसिटी की सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो उसके अंदर उत्पादन उसका होगा। अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। देखिए सभापति जी, अभी तो शुरू हुआ है जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी, और मेरा सुनिए जी, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, ये कृपया समय का ध्यान रखें। जी जी जी। 12 बजे रात तक हम चर्चा करेंगे, तो भी हमको समय की ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल प्लीज सभापति जी, मैं बिल्कुल इसलिए वो बातें वो बिल्कुल मैं डेटा रिपीट नहीं कर रही हूँ जो ऑलरेडी सभी बोल चुके हैं। बहुत वक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जी जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कृषि के अंदर अगर हम बात करें, देखिए, क्योंकि अगर कृषि की बात नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भरता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृषि से हमने देखा कि ऐसे समय में किस तरह से हमारे किसान भाइयों ने जो है वो एक ऐसे रिकॉर्ड उत्पादन करके जो है हमारे सभी देशवासियों का पेट जो है भरा। क्योंकि एक समय था कि जब हम अमेरिका से हम निर्यात करते थे अनाज, लेकिन अब की बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से 80 करोड़ जो है वो लोगों को अनाज पहुंचाया और कितने महीनों तक मुफ्त में पहुंचाया। वो सिर्फ इसलिए पहुंचा सके क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं उनकी मेहनत की बदौलत और आत्मनिर्भर भारत की बदौलत हम ये सब कर पाए। आप ये देखिए कि जिस तरह की प्रोक्योरमेंट हुई है, अब की बार की जो प्रोक्योरमेंट है, चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे हम जो है वो दालों की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है कॉटन की, कि कहाँ पर सिर्फ 60 करोड़ जो 2013-14 में हुई थी
वो अब की बार 25,900 करोड़, और इसीलिए मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार जो प्रोविजन रखा है, हमारी वित्त मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे ताकि उसकी खपत ठीक तरीके से हो सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं बताना चाहूंगी आपको सभापति महोदय कि हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक स्कीम लेकर आए, मेरा पानी मेरी विरासत। वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारे वहां पर चावल जो है उसकी खेती होती है और उसमें पानी बहुत लगता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जब ये स्कीम लेकर आए तो उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी उन्होंने कुछ क्लस्टर जो है वो डिवाइड कर दिए, कुछ जोन, कि इन जो ये वाले जो जोन हैं इनके अंदर आपको चावल की खेती नहीं करनी है। तो सबके सब एकदम से जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, हम तो यहाँ पर चावल की खेती तो करेंगे, चावल की खेती तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां पर पंचायत की जमीन है वहां पर जो है चावल की खेती नहीं होगी और बाकी सबको चॉइस है, ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो करें और अगर वो नहीं चाहे तो नहीं करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको 7,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिलेगा। 2,000 रुपया मिलेगा बुआई पर और 5,000 रुपया मिलेगा वेरिफिकेशन पे, और 50,000 एकड़ का उन्होंने टारगेट रखा। आप देखिए सभापति महोदय कि अगर हमारे किसान भाइयों को प्यार से समझाया जाए तो मुझे लगता है कि वो समझते हैं। 50,000 एकड़ का हमने टारगेट रखा, 80,000 एकड़ जो है किसान भाई हमारे आगे आए और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम यहाँ पर चावल की खेती नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि हम लोग, सभापति महोदय प्लीज आप अगर देखिए अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समाप्त कीजिए, दुग्गल जी समाप्त कीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम अपने किसान भाइयों को समझाएं तो वो जरूर समझ जाएंगे। अभी कल हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बात कर रहे थे कि हमारे किसान जो हैं वहां पर ब्राह्मण हैं और चंडाल हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के शब्द इतने बड़े पद पर होकर किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किए। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर वो इसके साथ चौकड़ी भी लगा देते तो मुझे समझ में आ जाता कि ये चंडाल चौकड़ी के बारे में सबको समझ में आ जाता कि किसके बारे में बात हो रही है और कौन लोग हैं जो हमारे किसान भाइयों को जो है वो बहका रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने किसान भाइयों को समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बहुत सी ऐसी योजनाएं लेकर आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चरैवेति इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए कोरोना काल में भी जितने उद्घाटन, चाहे हम जो है वो अटल टनल की बात करें, चाहे हम 4 धाम की बात करें, वो अपनी गति से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना को हराया है, भारत को जिताया है, संकट में भी हर हिंदवासी का हौसला बढ़ाया है। खेती खिले, किसान खुशहाल हो, बड़ी सोच के साथ बड़ा दिल दिखाया है। वंदन अभिनंदन करता जन जन, मोदी जी ने विश्व भर में भारत का लोहा मनवाया है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोगों के समक्ष अभी इन्होंने अपना अभिभाषण दिया। मैं बहुत इनका सम्मान करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा उम्र जो है आज इन्हीं की होगी यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जो इनको दर्द हो रहा है, ये दर्द उस समय कहाँ गया था कि जब कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो रो रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो निकल कर बाहर जा रहे थे। वो दर्द उस समय कहाँ गया था? अगर ये उस समय संभल गए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। सभापति महोदय। और मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहती हूँ। देखिए हमने आपको डॉक्टर साहब प्लीज, आपको बहुत अनुभवी, शी इज नॉट यील्डिंग। देखिए प्लीज डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय देखिए फारूक साहब प्लीज, जब 370 की बात चली, जब 370 की बात चली तो मैंने खुद हमारे आदरणीय के वीडियो देखे हैं। 1 मिनट के लिए मैंने उनके वीडियो देखे हैं और उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है कि 370 हट गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और आज देखिए मैं कह रही हूँ कि 50% से कम आतंकवादी घटनाएं हमारे कश्मीर के अंदर कम हो गई। हमारे वहां पर हमारे लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है और अब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो एक नई तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। अगर मैं देखिए, और मैं बहुत आदर करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आज ये जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे, मैं दिल से सम्मान करती हूँ। आज ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम मिलजुल कर ही चलेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा।
जी एक मिनट, मैं आखिरी अपनी पंक्तियां जो है आप लोगों के सामने बस कहना चाहती हूं कि आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। एक शब्द मैं आपके सामने बस ये कहना चाहती हूं कि गरीबी हटाओ 70 साल से ये नारा दिया गया, लेकिन जो काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गरीबी असली में ऐसे नहीं हटती, गरीबी हटाने के लिए काम करने पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बहुत अच्छा। और सभापति महोदय, और देखिए इसी के तहत देखिए ये कहते हैं कि हमारा किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही, इसलिए हम लोग ये कानून लेकर आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से निमंत्रण दिया है कि आप जो सुधार चाहते हैं कि ये सुधार करिए, वो सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। और आखिरी में सिर्फ अंतिम बार में जो है आपको सिर्फ मोदी जी के लिए एक ये शेर पढ़ना चाहती हूं कि जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष जो है उनको गालियां देता रहता है, तो ये कहना चाहती हूं कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।